संविधान के निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया 1946 से लेकर 1939 तक कि धर्म, जात, मजहब, फिरका सबसे ऊपर उठकर हर भारतवासी को, हर भारत के नागरिक को जो 21 साल की उम्र से ज्यादा है उसे मतदान का हक दिया जाए। और ये उस समय हुआ जब बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जहां पर मतदान का हक एक बहुत ही संकीर्ण तौर पे दिया जाता था। और आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 78 साल में अगर सबसे बड़ा कोई चुनाव सुधार हुआ वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया, जब उन्होंने 1979 में 88-79 में मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, NSUI का, हमारी मांग के ऊपर उन्होंने करोड़ों करोड़ों जो भारत के नौजवान हैं उनको मत का अधिकार दिया, जब मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इससे बड़ा चुनाव सुधार पिछले 78 वर्ष में इस मुल्क में और कोई नहीं हुआ। मैंने ये अंश इसलिए पढ़े हैं क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बहस चल रही है। पर अगर आप इस संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग्स है उसको अपने संज्ञान में लें तो संविधान निर्माताओं ने ये देख लिया था कि भारत में 10-12 साल बाद अलग अलग समय पे अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ये एक देश एक चुनाव का कोई औचित्य बचता है कि नहीं, इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लेकर ये उस समय कहा था कि इस देश में अलग अलग समय पे अलग अलग चुनाव होते रहे। अब चुनाव आयोग को अख्तियार दिए धारा 324 से लेकर 329 के तहत, और उस चुनाव आयोग से सब लोगों की उम्मीद थी कि वो एक निष्पक्ष एम्पायर होकर काम करेगा। पर मुझे बहुत खेद से ये बात कहनी पड़ रही है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साइड पे बैठे बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर
भारत के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। अब मैं धारा 327 पे आता हूं संविधान की। अध्यक्ष जी, धारा 327 जो संविधान की है, उसने संसद को अख्तियार दिए कि वो मतदाता सूची बनाने के लिए डिलिमिटेशन क्षेत्रों की कैसे हो, उसके लिए कानून बना सकती है। और वो कानून इस संसद ने बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। और आज मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, उसमें चुनाव आयोग ये कहती है कि उनको जो अधिकार है वो सेक्शन 21 से मिलता है। मैं 21 पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The electoral roll for each constituency. Mr. Speaker, sir, kindly mark the word each. Each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this act. Ab the said electoral roll shall, unless directed by the election commission etc, ये दूसरे प्रावधान में है। अब तीसरे प्रावधान में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो कानून है, जो इस सदन ने बनाया है, वो कहता है notwithstanding anything contained in subsection 2, the election commission may at any time, for reasons to be recorded in writing, direct a special revision of the electoral roll for any constituency, not every constituency, for any constituency or part of a constituency in such manner as it may think fit. आगे कानून ये कहता है, जो इस सदन ने बनाया है, provided that subject to the other provisions of this act, the electoral roll for the constituency, एक particular constituency, as is in force at that point in time of issue of any such direction, shall continue to be in force until completion of the special revision so directed. अध्यक्ष, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। ये सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग? सरकार को चुनाव आयोग से वो जो कारण है उनको अपने संज्ञान में लेकर सदन के पटल पर रखना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है, क्या कंप्लेंट चुनाव आयोग को मिली,
और उस कंप्लेंट के आधार पर क्या उन्होंने इंक्वायरी की और क्या इंक्वायरी करने के बाद वो अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एसआईआर एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण हैं वो सार्वजनिक होने चाहिए। और